गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म्स का फंडामेंटल्स का लेक्चर 3 स्टार्ट करेंगे। तो इसमें देखेंगे हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। दो पार्टनर्स या दो से अधिक पर्सन मिलकर के अगर किसी बिजनेस को रन करने को रेडी होते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म। और ये पार्टनरशिप डीड क्या हुआ, जब वही दो या दो से अधिक पार्टनर ने रिटन में एग्रीमेंट अगर तैयार किया तो उसको हम लोग पार्टनरशिप डीड कहते हैं। तो अगर दो या दो से अधिक पार्टनर्स फॉर्म्स चलाने के लिए रेडी हैं, बिजनेस करने को रेडी हैं, तब वो लोग रिटन एग्रीमेंट करते हैं जिसको पार्टनरशिप डीड कहते हैं। उसका फ़ायदा क्या है, तो यहाँ लिखा गया है पार्टनरशिप डीड इज एन इम्पोर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट विच डिफाइंस रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स। तो पार्टनरशिप डीड क्या है, एक इम्पोर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट है जो क्या डिफाइन करता है, रिलेशनशिप पार्टनर्स का। ठीक है, यह पार्टनर्स के बीच का रिलेशनशिप को डिफाइन करता है। नेक्स्ट, इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव रिटन पार्टनरशिप डीड टू अवॉइड एंड सेटल पॉसिबल डिस्प्यूट्स। तो पार्टनरशिप डीड क्या फ़ायदा देने जा रहा है हमको, अगर पार्टनर्स के बीच में रिटन में एग्रीमेंट हो जाए जिसको हम लोग पार्टनरशिप डीड कह रहे हैं, तो पार्टनरशिप डीड बनेगा तो फ़ायदा क्या होगा कि वो भविष्य में होने वाले, फ्यूचर में होने वाले डिस्प्यूट्स को सेटल करने में हेल्प करेगा। दो पार्टनर्स के बीच में किसी मैटर्स को लेकर डिस्प्यूट हो जाए तो जब रिटन में हमारे पास है तब हम उसको शो कर सकते हैं और डिस्प्यूट्स को सेटल कर सकते हैं। ठीक है, और नहीं होगा पार्टनरशिप डीड तो उस केस में पता है कि प्रोविज़न जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है वो अप्लीकेबल हो जाता है। फिर यहाँ लिखते हैं इट इज़ यूजफुल बिकॉज इट गवर्न्स द राइट्स, ड्यूटीज, लाइबिलिटीज ऑफ ईच पार्टनर। साथ ही साथ पार्टनरशिप डीड में राइट्स ऑफ पार्टनर्स, ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स, मतलब प्रत्येक पार्टनर का राइट्स, ड्यूटीज, लाइबिलिटीज मेंशन होगा। डिस्प्यूट्स अराइजिंग इफ एनी among the partners are settled on the basis of partnership deed, it is being a written contract। disputes अगर अराइज होता है अगर कोई पार्टनर्स के बीच में तो वो सेटल किस बेसिस में होगा, पार्टनरशिप डीड के बेसिस में, जो कि रिटन कॉन्ट्रैक्ट होता है पार्टनर्स के बीच में। चलिए अब यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, इट इज एसेंशियल टू हैव अ रिटन और पार्टनरशिप डीड। तो आंसर क्या होगा इसका, इट इज नॉट इसेंशियल। इसेंशियल नहीं है कि पार्टनरशिप डीड हो या बनाना ही पड़े। अगर दो पर्सन बिजनेस करने के लिए रेडी हैं साथ में तो ऐसे बिजनेस को हम क्या कहेंगे, पार्टनरशिप फॉर्म्स। तो क्या इन दोनों के बीच में रिटन में एग्रीमेंट होना ऐसा कोई कंपलसरी है क्या, तो नो, ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, रिटन भी। तो रिटन को ही हम लोग क्या कर रहे हैं, पार्टनरशिप डीड। रिटन को ही हम क्या कर रहे हैं, पार्टनरशिप डीड कह रहे हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, इट इज इसेंशियल टू हैव अ पार्टनरशिप डीड, तो नो, इसेंशियल नहीं है, क्योंकि ओरल भी हमारा हो सकता है। पार्टनरशिप हमारा एग्जिस्टेंस में कब आता है, रिटन एग्रीमेंट के थ्रू भी, ओरल एग्रीमेंट के थ्रू भी। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं इट इज़ नॉट इसेंशियल बट डिजायरेबल। डिजायरेबल है, हो भी तो भी ठीक है, नहीं होगा तब भी ठीक है, टू हैव अ पार्टनरशिप डीड। इन केस पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट, अगर पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट नहीं करता है तब क्या होगा, तब प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल अप्लाई। ठीक है, अगर पार्टनरशिप डीड हमारा नहीं बना है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का जो प्रोविजन है वो लागू होगा, जो कि हम लोग अभी देखेंगे।
चलिए, तो ये है हमारा प्रोविजंस अफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या है और ये कब लागू होगा? जब हमारा डीड नहीं बना हो, जो भी पार्टनर्स होंगे उन लोगों ने आपस में रिटेन में एग्रीमेंट तैयार ना किया हो, रिटेन में एग्रीमेंट अगर तैयार ना किया हो और उन लोग के बीच में डिस्प्यूट हो जाए किसी मैटर को लेकर के, तब हमारा प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 लागू होगा। चलिए, तो मैटर्स समझते हैं, क्या क्या मैटर्स में क्या होगा। तो सबसे फर्स्ट मैटर से हमारा उसको देखते हैं। मैटर्स नंबर 1, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स ऑब्लिक लॉसेस। तो प्रॉफिट्स और लॉस कैसे बटेगा? तो इक्वली बटेगा पार्टनर्स के बीच में, ठीक है। तो याद रखना है इसमें प्रॉफिट और लॉस कैसे बटेगा? इक्वली। कब? इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जब पार्टनर्स के बीच में रिटन में एग्रीमेंट ना हुआ हो और किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट हो गया हो, तो प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होता है। मैटर्स नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब जो भी कैपिटल पार्टनर्स के द्वारा लगाया गया, क्या उस पर कैपिटल लेने का एंटाइटल्ड होगा पार्टनर्स, हकदार होगा या नहीं। तो इसमें याद रखना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट पेड, अलाउड नहीं होगा, ठीक है। मतलब पे नहीं किया जाएगा पार्टनर्स को कैपिटल पर इंटरेस्ट। तो याद रखना है नॉट पेड, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स। मैटर्स नंबर 3, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज नॉट चार्ज्ड फ्रॉम पार्टनर्स। तो मतलब ड्राइंग्स पर भी चार्ज नहीं किया जाएगा इंटरेस्ट। तो याद रखना है इसमें नॉट चार्ज्ड, ठीक है, ड्राइंग्स पर किसी तरह का इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। पॉइंट नंबर 4, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर। क्या जो भी लोन पार्टनर के द्वारा फर्म को दिया गया उस पे इंटरेस्ट मिलेगा पार्टनर को या नहीं। तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर इज पेड एट द रेट 6% पर एनम। तो इसमें याद रखना है 6% पर एनम इंटरेस्ट मिलेगा अगर किसी पार्टनर्स ने फर्म को लोन दिया। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मैटर्स नंबर 4, चलिए 4 नंबर मैटर्स को समझते हैं। जिससे अगर पार्टनरशिप फर्म है हमारा और पार्टनरशिप फर्म्स को ए बी सी, यहाँ 3 पार्टनर हैं और पार्टनरशिप फर्म्स को पैसे का रिक्वायरमेंट है, तो ए बी सी ने तो कैपिटल लगाया। अब कैपिटल के अलावे मिस्टर बी ने फर्म को लोन दिया। मिस्टर बी ने फर्म को अगर लोन दिया तो मिस्टर बी को 6% पर एनम इंटरेस्ट मिलेगा। उस केस में भी मिलेगा जब हमारा पार्टनरशिप डीड नहीं बना हो। चलिए मैटर्स नंबर 5 की बात करते हैं। रेमुनरेशन टू पार्टनर्स। क्या पार्टनर्स को रेमुनरेशन मिलेगा? तो रेमुनरेशन सैलरी कमीशन ईटीसी इज नॉट पेड टू एनी पार्टनर। तो रेमुनरेशन नहीं पे किया जाएगा, नॉट पेड इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। मैटर्स नंबर 6, एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो न्यू पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड अनलेस ऑल द पार्टनर्स एग्री टू इट। मतलब क्या हुआ, नए पार्टनर को एडमिट नहीं किया जा सकता है। न्यू पार्टनर को एडमिट
नहीं किया जा सकता है, ठीक है, न्यू पार्टनर को एडमिट नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर सभी पार्टनर्स एग्री कर जाएं, ऑल पार्टनर्स अगर एग्री हैं, अगर ऑल पार्टनर्स एग्री कर जाते हैं तब जा कर के एडमिटेड हो सकते हैं, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल से इसको समझते हैं हम लोग। एक पार्टनरशिप फॉर्म में 3 पार्टनर हैं, ए, बी एंड सी। ए चाहता है कि ए अपने बेटे को फर्म में एडमिट करे। बेटे का नाम है, मान लेते हैं डी। लेकिन यहाँ पर ए, बी, सी इन तीनों ने रिटेन एग्रीमेंट तैयार नहीं किया था। रिटेन एग्रीमेंट तैयार नहीं किया था, दैट मीन्स कि इन्होंने डीड नहीं बनाया है, इन्होंने डीड नहीं बनाया है। तो डीड नहीं बनाया तो क्या प्रोविज़न लगेगा? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो ए अपने बेटे डी को एडमिट करना चाहता है इस फर्म में, तो क्या डी एडमिट हो सकता है अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932? तो कहता है नहीं। लेकिन साथ ही साथ कहता है उसमें अगर सभी पार्टनर एग्री हो जाएं, या जब तक सभी पार्टनर एग्री ना हो, तो ए भी एग्री है, बी भी एग्री है, सी भी एग्री है, तब डी को एडमिट किया जा सकता है। अगर बी और सी एग्री नहीं है तो डी एडमिट नहीं किया जा सकता है। ये है हमारा प्रोविज़न ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो ये पॉइंट को याद रखेंगे, तब हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे इसका क्वेश्चन, ठीक है। फिर से एक बार, प्रॉफिट और लॉस को शेयर कैसे किया जाएगा? तो इक्वली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड नहीं किया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं होगा। ड्राइंग्स का मतलब अगर कोई पार्टनर पर्सनल यूज के लिए पैसे निकालते हैं, विड्रॉ करते हैं, तो उसको हम लोग ड्राइंग्स कहते हैं। तो ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर, अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो 6% पर एनम। और यहाँ पर एक बात याद रखेंगे नोट में, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इट मीन्स इंटरेस्ट इज पेड वेदर द फर्म अर्न प्रॉफिट और इनकर्स लॉस। एंड रेमुनरेशन टू पार्टनर्स, रेमुनरेशन भी नोट पेड। और एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, एडमिट कर सकते हैं, न्यू पार्टनर एडमिट हो सकते हैं कब? जब सभी पार्टनर्स एग्री कर जाएं तब, और अन्यथा नहीं हो सकते हैं। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। चलिए, ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।